वेलकम क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, हमने क्लास 8 चैप्टर 2 हिस्ट्री एनसीईआरटी का सीरीज चालू किया था। तो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है। आज ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में हम लोग आज देखेंगे कि कंपनी का फैलता शासन किस तरह था। हमने पहले देखा कि कंपनी किस तरह से सत्ता में आई, कंपनी किस तरह से व्यापार के मकसद से आई और धीरे धीरे अपना किलाबंदी शुरू कर दी। हमने देखा कि किस तरह से है ना औरंगजेब से उन्होंने फ्री में बिना कोई कर का बिजनेस का अधिकार को प्राप्त कर लिया। तो आइए हम आगे देखते हैं इसका क्या कुछ हम इसे सीख पाते हैं। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें मतलब बोल रहा है कि 1757 में शुरुआत और 1857 तक मतलब 100 साल का पूरा के बीच में किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कब्जा किया। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया था कोई भी नया क्षेत्र में वो डायरेक्ट सैन्य कार्रवाई नहीं करते थे। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक बताए थे कि किस प्रकार उन्होंने हर चीज का पहले क्या किया था, बंदोबस्ती करवाई थी। वहां का राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल करता था। वह देखता था कि वहां पे राजनीतिक स्थिति कैसा है, वहां का आर्थिक स्थिति कैसा है, और उन्हीं आधार पे वह उन क्षेत्रों में प्रस्थान करता था। अक्सर बक्सर की लड़ाई 1764 डेट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से अक्सर कि बक्सर का लड़ाई कब हुआ था। तो बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिमेंट्स तैनात कर दिए थे, मतलब अपनी सेना तैनात कर दिए थे। ये कंपनी के वे राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। वे रेजिमेंट्स का मेन काम क्या था कि कंपनी का हित करना और रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिमेंट्स के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्य के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। मतलब रेजिमेंट्स के मामले में सहायता से वे कंपनी भारतीय राज्य के भीतरी क्षेत्र में प्रवेश करने लगे थे। साथ ही अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किससे बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों तथा सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं बनाए रखने का अधिकार नहीं था। मतलब बोल रहा है कि यहाँ अंग्रेजों ने बिजनेस और किलेबंदी तक ही नहीं रोका, वे क्या करने लगे कि अपना रेजिमेंट्स तैनात करने लगे और साथ ही वे भारतीय के उन राज्यों में भी प्रवेश करने लगे जहां अगर कोई राजा में परिवर्तन होता तो अगला राजा कौन बनता उसमें हस्तक्षेप करना। मतलब समझिए कि बागडोर को पूरी तरह अपने हाथ में लेना चाहते थे और जो इनकी बातों को मान लेते थे उन्हें सैनिक रखने तक का भी अधिकार ये नहीं देते थे। मतलब सेना कंपनी का रहेगा, राज आप करिए। समझिए किस तरह का शासन रहा होगा, है ना। आगे है, आगे देखते हैं। रहता था, उसने कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। मतलब समझिए कि राजा आप हैं और सुरक्षा कंपनी दे रही है आपको, और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी, और जो सेना अंग्रेज आपको देगी उसका पैसा आपसे लेगी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका
कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो बताइए, अगर राजा हम हैं और सेना अंग्रेज का है तो कैसा शासन रहता होगा। वो जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते थे। तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 के थे, तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया गया, क्योंकि वह टैक्स नहीं भर पाया होगा, है ना। नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। बोले ना, क्यों आधा राज्य ले लिया गया, क्योंकि जो सहायक सेना था उसके लिए पैसा अदा करने में वो चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। तो ये था उनका असली रेजिमेंट्स की ताकत। आखिर रेजिमेंट का ताकत क्या है, जानेंगे आगे, है ना। तो रेजिमेंट का ताकत क्या होती थी। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिमेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था कि दरअसल रेजिमेंट्स रियासत का राजा होता था। मतलब समझिए कि रेजिमेंट वास्तव में रियासत का राजा होता था। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते थे। मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, फ्री होके कोई भी काम कर सकता था। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह से अधीनस्थ रहता है और रेजिमेंट्स यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है, तो चीजें आराम से चलती है। मतलब उनका कहना है कि अगर राजा अंग्रेज के साथ काम करती है, अंग्रेज के लिए काम करती है, तो रेजिमेंट्स उसके साथ चलती थी। माफिक काम करता है तो चीजें आराम चलती है। शासन के कामों में रेजिमेंट्स की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता था। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। समझिए कि आप कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते जो अंग्रेजों के खिलाफ, वरना रेजिमेंट उसी का है, तख्ता पलटते देर नहीं लगती थी। तो आइए हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है टीपू सुल्तान शेर मैसूर। ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से भी बुलाया जाता था, क्योंकि मैसूर का ये काफी बढ़िया शासक रहा था। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों का खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया था, डायरेक्ट सेना भेजती थी। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती थी। हैदर अली जो थे, उनका शासन 1761 से 1782 तक रहा था। कब तक? 1761 से 1782 तक रहा था। और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा, हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई बोलते हैं कि मैसूर का शासक हैदर अली था, तो कोई बोलते हैं टीपू सुल्तान था, जबकि हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। ध्यान रखिएगा। इनका शासन इनके बाद 82 से लेकर 99 तक रहता है। जो शक्तिशाली शासक थे, और मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था इनके शासनकाल में। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात पर रोक लगा दिया। सोचिए, ये काफी अपने आप में वर्चस्व की बात है कि एक भारतीय राजा उस समय भी, जब लगभग भारत पर अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अपना अपदस्थ हासिल कर लिया था, वो अपना हुक्म चला सकता था, है ना। तो बैन लगा दिया था इन चीजों पे। किस पे? काली मिर्च, चंदन की लकड़ी, इलायची, ये सब पर। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था।
कि बोल दिया कि स्थानीय सौदागर भी कंपनी से कोई डील ना करे। टीपू सुल्तान ने भारत में अपने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपना सेना को आधुनिकीकरण किया। ये फ्रांसीसी व्यापारियों से संबंध तो बनाए लेकिन सेना अपना रखा, है ना, जो जरूरी भी था। आगे है, आगे देखेंगे इसमें ये तस्वीर है जिसमें दिखाया जा रहा है कि टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया गया है। डेनियल आर्म द्वारा चित्र बनाया गया है। कंपनी की फौज को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंपनी को हराया था, लेकिन 1792 में मराठाओं, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौज के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्य की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिसमें अंग्रेज की सत्ता की विजय दिखाई जाती थी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये सब बस तस्वीर है। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज अगला आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज को लगता था कि ऐसा राजा को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई थी, 1767 से 1769 तक बीच, फिर 1780 से 84, 90 से 92 और 99 में। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए, है ना। और मैसूर का राजकाज पुराने बुड़ियारी राजवंश के हाथों में सौंप दिया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। मतलब टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दिया गया। एक है टीपू सुल्तान की कहानियां। टीपू की कहानियां सुनिएगा। बोला जा रहा है कि राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गए। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसके बाद से उन्हें शेर ये मैसूर कहा जाने लगा था। इस उनके राजसी झंडे पर भी शेर का तस्वीर होती है। ये तस्वीर दिखाया गया है जो बोल रहा है कि ये एक नकली तस्वीर है एक तरह से, है ना। चलिए आगे जाते हैं। एक खिलौने के रूप में दिखाया गया है। आगे है मराठा की लड़ाई। मराठा से लड़ाई किस प्रकार हुई थी, चलिए देखते हैं हम लोग कि 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठाओं की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत के तीसरे संघर्ष के बाद मराठा शक्ति विकेंद्रित होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों में कि बागडोर, सिंधिया होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक
कॉन्फिडेंसरी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे सत्ता को केंद्रित करता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी के दो प्रसिद्ध मराठा युद्ध का राजनीतिक थे। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 के कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली के सहित कई भूभाग पर अंग्रेजों के कब्जा आ गए। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे में अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठाओं की सत्ता समाप्त हो गई और पेशवा को पुनः पुणे से टकराकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया, है ना। इस तरह हमने यहाँ तक देखा। आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सर्वोच्चता का दावा क्या था, और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे चैप्टर को खत्म कर देने का, है ना। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई कमी है तो कमेंट जरूर करें ताकि हम उसे और बेहतर बना सकें। धन्यवाद।